हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे एक बुक के बारे में बात करूंगा मैं। इस बुक का नाम है अनस्टॉपेबल अस। इसको लिखा है युval नोआ हरारी ने। हरारी ऑलरेडी बहुत ही एक फेमस राइटर हैं और एट प्रेजेंट दुनिया के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं उनमें इनका नाम आता है। ठीक है, अब ये किताब किस चीज़ के ऊपर है? इसका वॉल्यूम 1 है, कई सारे वॉल्यूम्स में आएगी ये किताब है किस चीज़ के ऊपर? अगर आपने इनकी सबसे पहली किताब जो 2011 में आई थी, सेपियंस, अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो ऑलमोस्ट इसके जैसी ही ये किताब है। बट उसके बावजूद भी इस किताब में बहुत सारे डिफरेंस हैं। नहीं तो मैं ये किताब नहीं पढ़ता, क्योंकि मैंने किताब ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो मैं थोड़ा डिफरेंसेस बताऊंगा और एग्जैक्टली किताब किस चीज़ के ऊपर है, किसको पढ़नी चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये किताब इस चीज़ के ऊपर है कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो इस दुनिया को रूल क्यों नहीं कर पाए, जबकि एनिमल्स बायोलॉजी के हिसाब से माने, एवोल्यूशन के हिसाब से माने तो हमसे बहुत पहले आ गए थे इस दुनिया में। ह्यूमंस बहुत लेट आए हैं, बट उसके बावजूद भी दुनिया पे जो डोमिनेशन है वो ह्यूमंस का है, एनिमल्स का नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ? ह्यूमंस इतने पावरफुल कैसे बन गए कि आज की डेट में ह्यूमंस राज कर रहे हैं और एनिमल्स हमारे आगे कहीं टिकते भी नहीं हैं? तो ये ह्यूमंस के पास्ट की कहानी है। हरारी का ये कहना था कि ये किताब इनके लिए सबसे मुश्किल थी लिखना। जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि ये किताब तो आपके लिए आसान होगी क्योंकि आपने बच्चों के लिए लिखी है। पर हरारी ने कहा ऐसा नहीं है, ये किताब मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। अब मुश्किल क्यों थी उसका रीज़न बताते हैं ये कहते हैं कि जनरली जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। ठीक है, आप भी देखेंगे जनरली एक जो बच्चा होता है वो ऐसे सवाल पूछता है कि प्लांट्स हरे क्यों हैं, आसमान नीला क्यों है, ठीक है, और ओशंस ब्लू क्यों हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे पूछते रहते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जो एडल्ट्स होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों को, जो हमारे आसपास जो वंडर है, जो मिस्ट्री है, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब उसके पीछे अपने अपने रीजंस हो सकते हैं कि हर एक के पास उतना टाइम नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हम अपनी क्यूरोसिटी है उसको भूल जाते हैं। बट बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। बच्चे आपसे जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो चीज़ों की डीप में जाते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हरारी यहाँ पे एग्जांपल देते हैं इस किताब के बारे में। वो कहते हैं कि जब मैंने सेपियंस लिखी थी, कंपैरिजन इसका सेपियंस से कर रहे हैं क्योंकि सेपियंस की ही रीटेलिंग है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जैसे कि हरारी बताते हैं कि होमो सेपियंस की और निएंडरथल्स की आपस में इंटरब्रीडिंग हुई थी। ये भी हम देखेंगे जब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि होमो सेपियन क्या है, निएंडरथल क्या है। अभी सिर्फ आप समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए कि होमो सेपियंस और निएंडरथल्स की आपस में इंटरब्रीडिंग हुई, उससे ने ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ था। तो कहते हैं जब मैंने सेपियंस किताब लिखी थी तो मैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख के आगे चला गया। बट जब वो बच्चों के लिए लिख रहे थे, ठीक है, बच्चों से जब वो बात भी कर रहे थे इस बुक को लिखने के लिए, कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो बच्चे कहते हैं कि अच्छा फिर वो ऑफस्प्रिंग होता कैसा था, दिखता कैसा था। ठीक है, तो हरारी कहते हैं कि फिर मुझे भी लगा यार कि सच में कैसा दिखता होगा। तो कह रहे फिर मैंने रिसर्च करी कि होमो सेपियन और निएंडरथल्स का ऑफस्प्रिंग कैसा दिखता होगा। तो रिसर्च करते टाइम उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और साथ ही साथ फिर इस चीज़ को समझा पाना, क्योंकि ये किताब ना एक इलस्ट्रेटिव किताब है। अगर आप इस किताब को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इन्होंने ना बहुत ही अच्छे से फंकी से आप देखेंगे इलस्ट्रेशंस यूज़ करें, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स यूज़ करी हैं। तो कहते हैं कि इलस्ट्रेटर को फिर समझाना कि भैया निएंडरथल और होमो सेपियन का जो इंटरब्रीडिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग है वो इस टाइप का कुछ दिखा है, फिर उसको बनाना। तो कहते हैं इसमें काफ़ी रिसर्च लगी है मुझे, क्योंकि मुझे बच्चों के हिसाब से फिर सोचना पड़ रहा था, जो कि नॉर्मल जब इन्होंने सेपियन इन अ टेक्स्ट फॉर्म लिखी तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आई। तो खुद को भी सीखने को मिला और वो कह रहे इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत लगी। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि इन्हें ना जब बच्चों के लिए किताब लिख रहे थे तो उन्हें काफ़ी वर्ड्स पे फोकस करना पड़ा। जनरली क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में भी बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे यूज़ करते हैं जिसका सच में हमें रियल में मीनिंग नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, अरे यार फलाने के तो जेनेटिक्स ऐसे हैं, अरे ये सब चीज़ें तो डीएनए में होती हैं। ठीक है, बट बहुत तक ज़रूरी नहीं है कि हम डीएनए समझते भी हों, हम जेनेटिक्स समझते भी हों। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम डे टू डे लाइफ में ऐसे यूज़ करते हैं जिसका रियल में हम मीनिंग समझते नहीं हैं, हम सिर्फ उसको यूज़ कर देते हैं। तो हरारी कहते हैं लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। जब आप बच्चों के लिए किताब लिख रहे हैं तो फिर वो पूछेंगे कैसे है डीएनए, कहाँ है डीएनए, दिखाओ कहाँ होता है डीएनए, ठीक, कैसे दिखता है डीएनए। तो
दे हैव अ सेंस ऑफ वंडर, दे हैव अ सेंस ऑफ क्यूरोसिटी। तो इसलिए वो कहते हैं ये बुक लिखने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगी। तो काफ़ी मेहनत से इस किताब को लिखा गया है और मेरा मानना है किताब हम सबको पढ़नी चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारी एज क्या है, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस किताब को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अब जितना मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। पार्ट्स में वीडियोस लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा जितना हो सके आपके साथ कवर कर पाऊँ, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूँगा मेरे वीडियोस इस बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसको सप्लीमेंट करेंगे बट वो रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा बुक को पढ़िएगा, यू विल गेट टू नो अ लॉट। और इसमें मेन बात ये भी है कि जैसे अगर आपने सेपियंस पढ़ भी रखी है तो सेपियंस अराउंड 2011 में लिखी गई थी। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सारा रिसर्च ऐड हुआ है और इट्स फन टू रीड बिकॉज इसमें इलस्ट्रेशंस ही बहुत हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। अब पहले इसमें हरारी बताते हैं कि एक टाइम था जब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जंगलों में रहते थे, ठीक है। अफ्रीका के जंगलों में इंसान का ओरिजिन हुआ। तो उस टाइम पे क्या था, अगर आप आसमान में देखेंगे तो आसमान में ईगल्स, वल्चर्स, इन सब का डोमिनेशन था। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड पे डोमिनेशन था लायंस का, टाइगर्स का, भालू का। अब अगर हम बात करते हैं पानी की, समुंदर की, तो इस पे डोमिनेशन था शार्क का, वेल्स का, इन सब का डोमिनेशन था, ठीक है। ये सब डोमिनेट करते थे। तो मोटा मोटा आप देखेंगे चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे पानी हो, हर जगह डोमिनेट कौन कर रहा है? एनिमल्स कर रहे हैं। ह्यूमंस तब बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर थे, बहुत डरे डरे रहते थे, क्योंकि पानी में जाएंगे तो शार्क का, वेल का खतरा है। लैंड पे जैसे मैंने बोला शेर, भालू, चीता, ये सब, इन सब से खतरा है। तो बहुत ही डरे डरे रहे हैं, बहुत सहमे सहमे से रहे क्योंकि कमज़ोर थे। बट अगर आज देखें तो आज तो हम बहुत पावरफुल हैं। तो हरारी कहते हैं आज की डेट में जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारी मर्जी पे हैं, हम चाहें तो उनके साथ जैसा मर्जी बिहेव कर सकते हैं। तो कैसे इंसान इतना पावरफुल हो गया? कहाँ एक टाइम पे हम जंगलों में बहुत डरे डरे रहते थे और कहाँ आज हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हम ही डोमिनेट कर रहे हैं इस अर्थ को। पर ये हुआ कैसे? इतनी पावर हमारे पास कैसे आ गई? कैसे आई हमारे पास ये पावर? तो ये जो कहानी है वो इसी की है कि हम इतने पावरफुल कैसे हो गए, हाउ। तो इसी के बेस पे पूरी ये इनकी किताब है। तो ये स्टार्टिंग में बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरारी बताते हैं कि जैसे कि आज के डेट में आप देखेंगे जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चे रात को डरते हैं कि अरे यार कोई मॉन्स्टर ना आ जाए, कोई भूत ना आ जाए, तो डरे डरे रहते हैं। तो बताते हैं कि ये इसका रीज़न हमारे एवोल्यूशन में है। जब हम जंगलों में थे तो उस टाइम रात को सोते थे तो हमें डर लगता था कहीं हमें कोई शेर ना मार दे, कोई जानवर हमें मार ना दे, तो हम बहुत डरे डरे रहते थे। अब उस डर ने हमें बचाया, क्योंकि अगर हम डरते नहीं और हम आराम से सो जाते तो जानवर हमें मार देता। तो इस डर ने हमें बचाया और ये डर फिर हमारे अंदर एवोल्यूशन के थ्रू मेमोरी में पास हो गया। तो हम प्रेजेंट में जैसे भी हैं इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे पास से है। अब फिर ये आगे बताते हैं कि जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए शेर ने किसी का शिकार कर लिया, तो शेर ने पूरा खाना वगैरह खा लिया और ह्यूमंस ना पीछे से दूर से देखते रहते थे डरे डरे से, क्योंकि शेर के पास जाए कैसे, शेर मार देगा। तो दूर से बेचारे भूखे हैं लेकिन डरे डरे देख रहे हैं कि शेर खा रहा है, शेर खा रहा है, चलो शेर खा के चला गया, शिकार खा लिया। तो अभी भी नहीं है, चले जाएं वो, क्योंकि शेर जब खा के चला जाएगा तो फिर पीछे दूसरा जानवर आएगा जिसको बोलते थे हाइनास। तो अब शेर पूरा तो खा नहीं पाता है, कुछ थोड़ा बहुत हड्डियों के आसपास मांस रह जाता है, वो मांस हाइनास खा जाती हैं। तो जब अब हाइनास भी चली जाएंगी तब ह्यूमंस आएंगे बाहर निकल के डरे 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 से, सहमे सहमे से, ठीक है, धीरे धीरे से कदम रखते हुए। अब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो पोर्शन था वो तो शेर खा गया, थोड़ा बहुत जो हड्डियों के पास बचा हुआ मांस था वो हाइनास खा गई। अब इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ बची हुई हड्डियाँ हैं। तो बेचारे निराश। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन एक ना इंसान को समझ आई, उसने कहा काम करते हैं, ये जो हड्डियाँ हैं इसको तोड़ के देखता हूँ उसके अंदर क्या है। क्योंकि इंसान क्यूरियस तो शुरू से ही रहा है। तो पत्थर लिया, उसने उस हड्डी को तोड़ दिया। अब जब हड्डी को तोड़ा, जब हड्डी टूटी तो उसमें से अंदर से निकला मैरो। फिर उस इंसान ने उसको खाना शुरू करा, उसको वो टेस्टी लगा, उसको अच्छा लगा। तो पहली बार उसको एक चीज़ समझ में आई कि ये जो पत्थर है इसको हम एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है इंसान के टूल्स को बनाने की, टूल मेकिंग की। अब धीरे धीरे उसने पत्थर के साथ साथ स्टिक्स को भी ऐड करना शुरू करा, लकड़ी की जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं, स्टिक्स, उसका भी यूज़ करना स्टार्ट करा। तो वैसे स्टोन्स और स्टिक्स, इसके कॉम्बिनेशन के साथ इंसान ने टूल्स को बनाना सीखा और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 25 लाख साल पहले। अब टूल्स का फिर धीरे धीरे यूज़ इंसान और चीज़ों में भी करने लगा। खाली ऐसा नहीं कि बस हड्डियों को
तोड़ के बोन मैरो खाता था और चीज़ों में भी यूज़ करता था। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो ज़मीन के अंदर होती थी, जैसे कि अनियंस होते हैं, कैरेट्स होते हैं, तो उसको खोद के ज़मीन से निकाल के खाएगा, टूल्स का यूज़ करता था वहाँ पे। फिर ये यूज़ करता था जैसे कि छोटी मोटी कोई लिजर्ड्स होती थी या बर्ड्स होती थी, उसका शिकार करने में यूज़ करता था। तो टूल्स का यहाँ से यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो ये तो हुआ 25 लाख साल पहले, जहाँ पे टूल्स को यूज़ करना सीखा। फिर एक बड़ा इवेंट आया 15 लाख साल पहले, आज से 15 लाख साल पहले, जहाँ पे इंसान ने फायर का यूज़ करना सीखा, आग का यूज़ करना सीखा। अब थोड़ा सा हम आग के बारे में जान लेते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे आग से डरते थे, सारे आग से डरते थे, चाहे वो शेर हो, चाहे वो भालू हो, इंसान भी डरता था। और जनरली आग आती कहाँ से थी? जैसे ऊपर कोई बिजली कड़क गई तो बिजली कड़क के जब पेड़ पे गिर रही है तो वहाँ पेड़ में आग लग गई। एनिमल्स तो सारे भाग जाते थे, ह्यूमंस भी भाग जाते थे। बट कुछ ह्यूमंस ने सोचा कि यार थोड़ा पास जाके देखते हैं होता क्या है, देखे तो सही, क्योंकि मैंने बोला ह्यूमंस क्यूरियस होते हैं। तो पास जाके देखा, वो देखा इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और आराम से पेड़ के बगल में खड़े हो गए और उसको देखना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, आदमी के अंदर से डर आग का ख़त्म हुआ और उसने आग को समझना स्टार्ट करा। और आप देखेंगे आज की डेट में भी, आप देखेंगे कभी जब हम बॉन फायर वगैरह करते हैं, लकड़ियों में ऐसे हम आग लगाते हैं, तो हम बैठ के उसको बगल में देखते रहते हैं आग को। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जो पीछे एवोल्यूशन से जो मेमोरी पास हुई है एंसेस्टर्स के थ्रू, ये हमारे अंदर है। अब उसमें से एक ह्यूमन ने क्या करा, उसने एक ना लकड़ी की टहनी ली, एक स्टिक ली लकड़ी की, और उसने उस जलते हुए पेड़ में उसको लगा दिया पास जाके। तो उसने देखा यार उसकी जो स्टिक है उसके हाथ में लकड़ी की, उसमें भी आग लग गई। उस टहनी को जिसमें आग लगी थी उसको जानवरों को ऐसे दिखाया तो जानवर भाग गए। अब उसको एक बात समझ में आ गई कि अब हम जानवरों को डरा सकते हैं, अब हमें जानवरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इंसान के अंदर से फिर जानवरों पे एक डोमिनेशन आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसने फायर को टेम करना सीख लिया। पहले टूल्स से हुआ था, टूल्स की हेल्प ली, लेकिन उससे छोटे मोटे जानवरों पे ज़्यादा हो रहा था। फायर की हेल्प से अब वो बड़े बड़े जानवरों को भी डरा सकते थे। लेकिन अब फायर को उन्होंने टेम तो कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि अब वेट करना पड़ता था कि भैया कब बिजली गिरेगी पेड़ पे, कब आग लगेगी, और तब वो फिर कुछ अपनी टहनी को जलाएंगे और तब फिर वो जानवरों को भगा पाएंगे। बट अब बिजली तो कब कड़के कब ना कड़के, कब गिरे पेड़ पे कब ना गिरे, तो ऐसे सालों सालों थोड़ा वेट करते रहेंगे, और कब पता कब गिरेगी कब नहीं गिरेगी। तो फिर एक इंसान को और ख्याल आया कि यार हम खुद से क्यों नहीं बनाते आग को। ऐसे एक इंसान बैठा था, उसने 2 पत्थर को ना ऐसे घिसना स्टार्ट करा, और नीचे उसने रखी थी पत्तियाँ, लीव्स रखी थी। तो जब पत्थरों को ऐसे घिसा तो लीव्स में आग लग गई। तो उसको लगा यार ये तरीका सही है। तो यहाँ से फिर इंसान को समझ में आया कि वो खुद से भी आग बना सकता है, उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब पेड़ में आग लगे और कब वो वहाँ से फिर आग का यूज़ करे। और फायर का यूज़ वो खाली इसलिए नहीं कर रहा था कि सिर्फ बड़े बड़े जानवरों को भगाए। इसका जो एक बहुत बड़ा यूज़ उसने किया वो था कुकिंग में। कुकिंग में कैसे यूज़ किया इसको समझ लेते हैं। कुकिंग जब नहीं थी तो उससे पहले इंसान को रॉ फूड खाना पड़ता था। अब रॉ फूड क्या होता है, चबाने में उसमें टाइम बहुत लगता है, पेट को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, एनर्जी बहुत लगती है। ठीक है, तो रॉ फूड में 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो एनर्जी बहुत लग रही है, ठीक है, क्योंकि च्यूइंग में काफ़ी एनर्जी लग रही है, डाइजेस्ट करने में काफ़ी एनर्जी लग रही है, और टाइम भी बहुत लग रहा है, पेशेंस भी बहुत लग रहा है। पर जब कुकिंग आ गई तो फूड हो गया सॉफ्ट। कुकिंग की वजह से फूड सॉफ्ट हो गया, आसान हो गया डाइजेस्ट करने के लिए, तो अब इतना च्यू नहीं करना पड़ता था। तो जब इंसान रॉ फूड खाता था ना, तो उसका जो स्टमक था ना वो बड़ा था, क्योंकि डाइजेस्ट करने में टाइम बहुत लगता है, एनर्जी बहुत जाती थी। रॉ फूड को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, तो स्टमक बड़ा था और जो हमारे ब्रेन थे वो छोटे थे। बट कुकिंग से एक बहुत बड़ा मैजिकल चेंज आया। वो चेंज कैसे आया? कुकिंग की वजह से जो फूड था ना वो सॉफ्ट हो गया, तो कुक्ड फूड ना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत आसान हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो पेट थे, स्टमक थे, वो छोटे होते गए, और जो हमारे ब्रेन्स थे वो ब्रेन्स हमारे बड़े हो गए। हमारे ब्रेन बड़े क्यों हो गए? क्योंकि जो एनर्जी च्यूइंग में और डाइजेशन में जा रही थी अब वो नहीं जा रही थी, कंपैरेटिवली बहुत कम जाती थी। तो जो एनर्जी बची उससे ब्रेन इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, उससे ब्रेन बड़ा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पहले जब कुकिंग नहीं थी हमारे पास स्टमक्स बड़े थे और ब्रेन छोटे थे। कुकिंग के आने के बाद क्या हुआ, स्टमक छोटे हो गए और ब्रेन बड़े हो गए। तो ये चेंज आया कुकिंग से बहुत बड़ा। ठीक है, अब क्योंकि फिर ब्रेन बड़ा होता गया तो हमारी समझदारी भी बढ़ती गई। बट क्या खाली कुकिंग रिस्पॉन्सिबल है? क्या खाली टूल मेकिंग रिस्पॉन्सिबल है? क्या खाली हमने फायर को टेम कर लिया ये रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हम ह्यूमंस इस अर्थ पे डोमिनेट कर रहे हैं? नहीं, चीज़ें अभी और भी हैं, और वो क्या हैं वो हम पार्ट 2 में
जानेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।